2024 सामने है। 2024 में क्या मुद्दे होंगे जिसको लेकर आमने सामने लोग खड़े हो जाएंगे और ये कहेंगे कि हाँ, इस बार अगर जनता का भरोसा किसी को मिलना है तो वो हमारी पार्टी है। किन मुद्दों पर? हालांकि इस बीच में जो सबसे अहम है वो है बयानबाजियों का दौर। ये सबसे अहम हो जाता है कि बयानबाजियों की जो कलाबाजियां लगातार दिखा रहे हैं नेतागण, क्या उससे जनता के बीच में अपनी छवि को मजबूत करेंगे या अपने साख को कमज़ोर करेंगे? क्योंकि यहाँ प्रांत की भी सियासत है, यहाँ जातियों की भी सियासत है, और उसके बाद विकास जो सबसे अहम मुद्दा कभी हुआ करता था वो शायद पीछे रह जाता है क्योंकि उस पर चर्चा होती ही नहीं है। विपक्ष क्या उस पर बात नहीं करना चाहता। मुद्दा ये भी है कि सदन में हंगामा होता है, उसके बाद निलंबन की पूरी प्रक्रिया चलती है और उसके बाद क्या वो मुद्दे गौन हो जाते हैं जो जनता से जुड़े होते हैं? क्या यहाँ पर बीजेपी लीड ले लेती है, विपक्ष कमज़ोर हो जाती है? विपक्ष एक साथ होने का दावा करता है लेकिन कई मुद्दों पर विपक्ष ही बिखरा हुआ नजर आता है। आज इन्हीं तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान होंगे, सबसे पहले उनसे मिलवाते हैं। शहजाद पूनावाला बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ होंगे, और कांग्रेस की तरफ से आलोक शर्मा साहब हमारे साथ होंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। शुरुआत आज मैं सबसे पहले कांग्रेस से ही करूँगा क्योंकि कांग्रेस क्या रणनीति बनाने वाली है, तैयारी क्या करने वाली है? क्योंकि इस बार तो बड़ा कुनबा तैयार करके आलोक जी आप लोग निकले हैं, तो इस बार 2024 में क्या मुद्दे ऐसे हैं जिस पर आपको लगता है कि जनता का विश्वास आपके पास आ जाएगा? देखिए, मुझे लगता है 2014 के जो मोदी जी के भाषण हैं, अगर केवल वही भाषण बीजेपी और जनता उनके पर ही केवल विचार कर ले, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार उनकी सरकार, बहुत हुआ बेरोजगारी की मार अब की बार उनकी सरकार, बहुत हुआ महिला पर अत्याचार अब की बार उनकी सरकार, काला धन 4 लाख करोड़ आना था, सबके अकाउंट में 15-15 लाख आने थे, 2 करोड़ रोजगार हर साल मिलने थे। मुझे लगता है कि अगर तमाम चीज़ों को हम देखें तो चाहे वो अर्थनीति हो, चाहे वो विदेश नीति हो, चाहे वो सामाजिक नीति हो, हर बार चुनाव में नए नए मुद्दों को लेकर आना और जनता को गुमराह करना ये बीजेपी का काम रहा है। अभी 3 राज्यों के चुनाव के नतीजे जब आए हैं उसके बाद आज 1 महीना होने को आया, राजस्थान में मंत्रिमंडल नहीं है और राजस्थान के अंदर तमाम जो घोषणाएं की थी उनसे पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी मुकर चुकी है। तो बेरोजगारी है, महंगाई है, सीमाएं असुरक्षित हैं, और जिस तरह से आज तो संसद भी, जिसका मुद्दा आपने अभी उठाया, असुरक्षित है और गृह मंत्री एक बयान तक नहीं कर दे पाते हैं, और जिस तरह से लोकतंत्र का मजाक उड़ाया गया संसद के अंदर, आप 150 के करीब सांसदों को निलंबित कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि देश की जनता पूरी तरह से देख रही है कि देश में किस तरह से आज राजनीति हो रही है, किस तरह से तमाम मुद्दों से देश को भटकाया जा रहा है। इन्हीं चीज़ों को लेकर इंडिया गठबंधन जनता के बीच में जाएगा और हमें पूरी उम्मीद है कि जनता हमें आशीर्वाद देगी। ठीक है आलोक जी, आपने जो इंडिया अलायंस की बात की, मैं उस पर आऊँगा क्योंकि उनके सुर बदले होते हैं, वहाँ पर अगर कुछ गलत हो रहा है तो उस पर आप खामोश क्यों हो जाते हैं, मैं उस पर आऊँ। लेकिन उससे पहले जो आपने पक्ष रखा, शहजाद से भी मैं उसी पॉइंट पर बात करूँगा। शहजाद, 2014 के इश्यूज़ को उठाकर आलोक जी बोल रहे हैं, यानी 2024 तक में 10 साल बीत गया, कुछ बदलाव नहीं नज़र आया। देखिए, ये तो वो लोग हैं कि जब चुनाव हारते हैं तो ईवीएम पर और जनता के विवेक पर सवाल खड़े कर देते हैं। 2014 में जो वादे किए गए थे उन वादों को पूरा किया गया, इसलिए 2019 में बड़े मैंडेट से आए। और मुझे तो लगता है कि वादों की जहाँ तक बात है, एक बार वादा किया था कि भव्य राम मंदिर बनेगा, आज वो राम मंदिर बनने जा रहा है। जो रोम रोम करते थे वो आज राम राम करने लगे हैं। जो वादा किया था 370 हटेगा, वो 370 हटाई है। जो 8 साढ़े 8 साल से 9 साल से हमारी सरकार चल रही है, आज 10वें से तीसरे स्थान पर अर्थव्यवस्था जा रही है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनी हुई है। 80 करोड़ लोगों को राशन मुफ्त में मिलता है, उसके अलावा 60 करोड़ लोगों को कोई ना कोई लाभ जो है केंद्र की सरकार से मिलता है। 3.5 करोड़ लोगों का घर बना है, 12 करोड़ लोगों तक नल से जल पहुंचा है, 12 करोड़ लोगों तक शौचालय पहुंचा है। ये आंकड़े गिना दे। आज दुगने रेट से हाईवे बन रहे हैं, दुगने रेट से एयरपोर्ट बन रहे हैं। और मैं बता दूं, अनएम्प्लॉयमेंट 3.5% की रेट पे सबसे लोएस्ट पर है। 20% अनएम्प्लॉयमेंट था राजस्थान में। देखिए, 5 राज्य के चुनाव हुए, उसमें से 3 राज्यों में जो हुआ, जो उत्तर भारत के अगर मान सकते हैं, तो उसमें मध्य प्रदेश में तो हमारी सरकार रिपीट हुई 18 वर्ष के बाद। मतलब कौन परफॉर्म करता है और जो परफॉर्म नहीं करता है, इन्हीं मुद्दों पर राजस्थान और छत्तीसगढ़ में इनको हटा दिया गया। इसका मतलब कि 18 वर्ष बाद भी हमारे काम पर, हमारे परफॉर्मेंस पर वोट करते हैं। और अगर इतने सारे मुद्दे हैं इनके पास, तो मेरे केवल 3 सवाल है। इन्होंने क्या कहा था, ओबीसी कार्ड लेकर आए थे, ओबीसी कार्ड चला नहीं, रेवंत रेड्डी को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। रेवंत रेड्डी का बयान है कि बिहार के डीएनए से, कुर्मी के डीएनए से तेलंगाना डीएनए बेहतर होता है। मेरे पास वीडियो है, मैं बता देता हूं। उसके बाद इनके गठबंधन के साथी का क्या बयान आता है कि डीएमके के नेता मारन जी कहते हैं कि उत्तर भारतीय के जो लोग होते हैं ये
टॉयलेट क्लीनर्स होते हैं। और पहली बार ऐसा बयान नहीं है, सेंथिल कुमार कहते हैं गौमूत्र राज्य। अरे जब आप जीते यहाँ पर तो ये गौमूत्र राज्य नहीं थे क्या? हम लोग गौमूत्र राज्य से हो गए। और क्या ये मानसिकता है कि कभी वो संवैधानिक पदों का अपमान? आज भी कांग्रेस के एक नेता ने संवैधानिक पद पर बैठे हुए जगदीप धांकड़, जो कि जाट समाज से, ओबीसी समाज से पहले उपराष्ट्रपति है, वो बने हैं तो उनकी नकल करते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि जाट की ये झुके हुए जाट और टूटी हुई खाट है। बताइए कि जाट कभी झुक सकता है? उसने हमेशा अपने कंधे को, अपने सीने को तान कर भारत सेना में सेवाएं दी है। ये कहते हैं जाट झुक गया और ये टूटी हुई काट है। और किस प्रकार से मिमिक्री की गई। और आखिरी बात मैं बताना चाहता हूं, देखिए राष्ट्रपति को राष्ट्रपति नहीं कहना, ओबीसी प्रधानमंत्री को जिस प्रकार से उन्होंने गाली दी, और आज भी एक पॉइंट आप बोलिएगा, एक पॉइंट, ये जो जाट शब्द आप लोगों ने डाला, ये स्टेटमेंट तो कांग्रेस की तरफ से कभी दिया नहीं गया। जो मिमिक्री की गई थी वो कल्याण मुखर्जी मिमिक्री कर रहे थे, उन्होंने कहीं जाट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। ये तो आप लोगों को सूट किया ना, इसलिए आप लोगों ने वहां पे जाट समीकरण जोड़ दिया। आज आपने उदय बान, जो इनके हरियाणा के अध्यक्ष हैं, उनका बयान सुना है? उन्होंने कहा, मैं कोट अनकोट कर रहा हूं, कि उपराष्ट्रपति झुके हुए जाट और टूटी हुई खाट इनका कोई उपयोग नहीं होता। वैसे खाट लेकर कौन भाग गया था इनकी खाट सभाओं से, किसान सभाओं से, क्योंकि किसानों को भी इन्होंने किस प्रकार से धोखा दिया है। शिवानंद पाटिल ने कहा है कि किसान आत्महत्या इसलिए करते हैं ताकि कॉम्पनसेशन मिल सके। ये कहते हैं कि किसानों के बारे में कि डाउट आए, ऐसी किसान जो है वो अपेक्षा करता है ताकि उसको पैसे मिल जाए। तो किसानों का अपमान करना, अब ये चले जाएंगे किसान आंदोलन को लेकर, सारी बातें पुरानी निकालेंगे। पर मुझे बताइए कि अगर इन्होंने किसानों के लिए काम किया होता तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सरकार क्यों नहीं आई?